Hello students, today we are going to start chapter number 4 of contemporary world politics of class 12th. Today's topic is alternative centers of power, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब दो ब्लॉक्स वर्ल्ड के जो दो ब्लॉक्स थे उनमें से एक ब्लॉक यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में, तो उसके बाद सत्ता के कुछ अदर यानी अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज हुए। तो आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991, alternative centers of political and economic power along with America's dominance emerged. यूएसएसआर सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में कुछ अदर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र उभरे। अमेरिका के डोमिनेंस के साथ साथ सत्ता के कुछ अदर वैकल्पिक केंद्र उभरे। It was estimated that alternate centers would limit America's dominance. ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हैं ये अमेरिका के डोमिनेंस को, अमेरिका के प्रभुत्व पर लगाम लगाएंगे। While fixing regional solution to their historical enmities and weaknesses, these centers provided a way फॉर डेवलपमेंट। इन केंद्रों ने अपने अपने क्षेत्र में चल रही ऐतिहासिक शत्रुता का अंत करके और कमज़ोरियों का समाधान ढूंढकर एक विकास के मार्ग को अपनाया। यानी कि वो अपनी अपनी जो शत्रुता थी उसको भुलाकर और जो वीकनेसेस थी उनको सोल्व करके डेवलप के मार्ग को चूज़ किया, अपनाया। After the Second World War, the Organization for European Economic Cooperation (OECC) was established by America under the National Plan. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा लागू मार्शल योजना के अंतर्गत आर्थिक सुधारों के लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। द प्रोसीड विद द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्री सिस्टमेटिकली, द काउंसिल ऑफ यूरोप वॉज एस्टेब्लिश इन 1949। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया के साथ 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई। इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957, जिसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक, यूरोपियन यूनियन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1992। 1992 में यानी 1991 में सोवियत ब्लॉक का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो उसके बाद 1992 में यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। इट हैज़ इट्स ऑन फ्लैग, एंथम, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी। इस संघ का अपना फ्लैग है, अपना एंथम, अपना स्थापना दिवस और अपनी करेंसी है। इसकी जो करेंसी है वो यूरो है और अमेरिकन करेंसी डॉलर को टक्कर दे रही है, का मुकाबला कर रही है। यूरोपियन यूनियन वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2005। यूरोपियन यूनियन 2005 में वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। इट हैड अ GDP ऑफ मोर देन $12 ट्रिलियन इन 2005, और 2005 में इसकी जो GDP थी वो 12,000 अरब डॉलर यानी कि 12 ट्रिलियन US डॉलर्स के बराबर थी। इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज़ 3 times
लार्ज देन दैट ऑफ द यूएस, और इसका जो विश्व व्यापार था वो यूएस के व्यापार से 3 गुना था। इट्स करेंसी द यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर। जो इसकी करेंसी है यूरो, ये अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन सकती है। और यूरोपियन यूनियन की और क्या विशेषता है? लेट अस स्टडी मिलिट्रीली द यूरोपियन यूनियंस कंबाइंड आर्म फोर्सेस आर सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यूरोपियन यूनियन की जो कंबाइंड यानी कि जो उसके कंट्री में जो हैं उसके साथ जो मिले हुए कंट्री हैं उन यूरोपियन संघ के जो मेंबर्स हैं उनकी एक कंबाइंड मिलिट्री है, सेना है, आर्मी है। तो जो EU यानी कि यूरोपियन यूनियन की जो आर्मी फोर्स है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है। इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकंड आफ्टर द यूएस, और यूएस के बाद इसकी जो मिलिट्री पर स्पेंड करने की जो इसकी क्षमता है, जो इसका बजट है मिलिट्री के मेंटेनेंस के लिए, जो इसका जो बजट है वो यूएस के बजट के बाद विश्व का सबसे बड़ा बजट है। यानी अमेरिका सबसे ज़्यादा अपनी मिलिट्री के लिए बजट रखता है, और उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन है वो अपनी मिलिट्री मेंटेनेंस के लिए एक बहुत बड़ा बजट रखता है। फ्रांस एंड ब्रिटेन have also nuclear arsenals of approximately 550 nuclear warheads। और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन के, जो बड़े 2 मेंबर कंट्री हैं फ्रांस और ब्रिटेन, इनके पास बहुत मात्रा में परमाणु हथियार हैं और जिनकी संख्या लगभग 550 है। इट इज़ ऑल्सो वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके पास अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में ये दुनिया का दूसरा देश है। यानी अंतरिक्ष विज्ञान और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ये वर्ल्ड के दूसरे स्थान पर आता है। और जो यूरोपियन संघ है ये एक बड़ा ही शक्तिशाली है, लेकिन इसके जो मोटिव थे, ऑब्जेक्टिव थे कि इन्हें रीजनल वो क्यों बनाने पड़े, रीजनल संघ क्यों बनाने पड़े, इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे कि जो वर्ल्ड में एक तो यूरोपियन संघ बन गया था यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के लिए वो आसियान बना दिया गया था। तो यूरोपियन संघ और आसियान को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, कि अपने क्षेत्र के इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। यूरोपीय संघ का जो ऑब्जेक्टिव था वो भी यही था, और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का जो यानी आसियान का जो ऑब्जेक्टिव था वो भी यही था। टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। टू एक्सेलरेट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ के जरिए सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट करना, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। टू प्रोमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ, अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था की स्थापना करना। टू एक्वायर पॉलिटिकल कोऑपरेशन, की राजनीतिक सहयोग, आपस में राजनीतिक सहयोग बनाए रखना। टू हैव अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स, कि आपस में विदेशी यानी कि पूरा का पूरा ग्रुप अपने आप को विदेशों से प्रोटेक्ट रखेगा, बाहरी शक्तियों से प्रोटेक्ट रखेगा। टू हैव मिलिट्री इन्फ्लुएंस, और अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए ये जो क्या है ग्रुप्स बनाए गए, ये अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर बनाए गए। तो इसके साथ साथ क्या था कि इधर तो दक्षिण ये एशियाई कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा वो बनाया गया, आसियान बनाया गया, और यूरोपियन कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए यूरोपियन यूनियन बनाया गया। उसके साथ साथ चाइना भी एक सुपर पावर के रूप में उभरने लगा और काफ़ी जो प्रोग्रेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने लगा, और अपने
वो इस तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है कि 2040 तक अनुमान लगाया जा सकता है कि ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी सुपर पावर बन जाएगा और यूएसए को टक्कर देगा। लेकिन आजकल आप जो चाइना के इन्फ्लुएंस के बारे में आप पढ़ ही रहे होगे, देख ही रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ चाइना और भी पता नहीं क्या क्या कर रहा है वर्ल्ड में सुपर पावर बनने के लिए। जो आज के सिनेरियो में हम कोविड-19 जो है, कोविड-19 को भी चाइना के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, चाइना को शक्ति नज़र से देखा जा रहा है। ये सुपर पावर बनने के लिए वो क्या क्या कर सकता है। लेट अस थिंक and we will start the next video with next topic. Thank you.